हेलो स्टूडेंट, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाबोर्जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास के लिए आपको गणित के अंदर जो चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, उसके क्वेश्चन बता रहे हैं। बोर्ड की जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं। 2016, 15, 18, कल 2018 वाले क्वेश्चन बताए थे। आज आपके लिए हम 2019 बोर्ड 2019 के जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के वो लेकर आए हैं। ऊंचाई और दूरी से संबंधित और सिद्ध करने वाले। तो पहले मैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ और उसको आपको हल करके बताता हूँ। तो ध्यान देना। क्वेश्चन है ये एक अपूर्ण मीनार के आधार से एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले एक मीनार खड़ी है और उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन हमें क्या करना है, उसी बिंदु से जो पहले 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, उसी बिंदु से हमें एक और उन्नयन कोण बनाना है जो 30 की बजाय कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो। तो इसके लिए हमें मीनार को ऊंचा करना पड़ेगा, तभी कोण बड़ा होगा। तो हम मीनार को कितना और ऊंचा करें कि वो उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि वह उन्नयन कोण उसी बिंदु से कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री। तो वह उन्नयन कोण उसी बिंदु से 60 डिग्री हो जाए। ये आपका क्वेश्चन बन गया है जो BLSER 2019 जो पिछली साल बोर्ड एग्जाम लगी थी। कहने का मतलब अभी तक इसके बाद में गणित की बोर्ड एग्जाम लगी नहीं, अभी पेंडिंग चल रही है। तो पिछली साल जो बोर्ड एग्जाम थी उसके अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि एक मीनार है, उस मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु से उस मीनार के शीर्ष को अगर मिलाते हैं तो बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। लेकिन हमें क्या करना है, उस उन्नयन कोण को 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री अगर करना पड़े तो इसका मतलब हमें मीनार को और ऊंचा करना पड़ेगा। तो हम कितनी ऊंचाई मीनार की और बढ़ाएं कि वही उन्नयन कोण 30 डिग्री की बजाय कितना हो जाए, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें वो बढ़ाई गई ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये आपका नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि एक मीनार खड़ी है जिसकी ऊंचाई नहीं दी हुई है। हाँ, उसके आधार से 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। कहने का मतलब आधार है वो 120 मीटर दूर है। 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु लेकर उस मीनार से उन्नयन कोण बनाया जाए, मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण बनाया जाए तो वो 120 ये 30 डिग्री का बनता है।
अब हमें उस 30 डिग्री की बजाय अगर वहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाना हो तो उन्नयन कोण से कोण की का जो माप है वो बढ़ेगा। अब बढ़ाकर हम कर रहे हैं 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऊंचाई पर चला जाएगा उन्नयन कोण बनता हुआ। तो ये कितनी ऊंचाई हमें बढ़ानी पड़े कि वो 60 डिग्री का कोण बन जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है DSER 2019 के अंदर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 2019 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्जाम थी, बोर्ड एग्जाम 2019 में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए हल करें वही पहले हम बहुत ही शानदार सा एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं पहले प्रारंभ में ये मीनार थी जो समतल के ऊपर खड़ी थी। यहाँ पर ये समतल जमीन है, जैसे कि मान लो समतल जमीन भूमि, क्योंकि भूमि पर खड़ी रहती है मीनार। देखो ऐसा हिस्सा मान लो, लेकिन है ये बिल्कुल समतल। यहाँ पर ये मीनार ऐसे लंबवत खड़ी है, ये यहाँ पर लंबवत खड़ी है। अब देखो पहली मीनार का टॉप ये है, शीर्ष ये है। इस शीर्ष से और नीचे एक बिंदु है, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु ले लिया हमने, बी बिंदु मान लिया। इस बिंदु से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो वहां से हम ऐसे शीर्ष को मिला देंगे, उन्नयन कोण वहां पर बनेगा, क्योंकि वहां से उन्नति करता हुआ ऊपर की तरफ देखने पर कोण बन रहा है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, ये देखिए यहाँ पर बन रहा है ये 30 डिग्री का। इसमें दे रखा है कितना डिग्री, 120 मीटर दूरी पर बन रहा है 30 डिग्री का कोण मीनार के आधार से। तो यहाँ से 120 मीटर की दूरी पर ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ये प्रारंभिक डायग्राम बन गया है, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। इसका मतलब यहाँ तक तो ऊंचाई पहले से ही, ये जो ऊंचाई है वो तो पहले से ही है। इसका मतलब अगर हमें इसकी ऊंचाई बढ़ाएगी तो उधर कौन बढ़ेगा, या उधर कौन को बढ़ाना है तो ऊंचाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस मीनार को यहाँ से और कितना ऊपर बनाए और कितनी ऊंची करें कि वो जो उन्नयन कोण 30 डिग्री है वो 30 डिग्री की बजाय कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, अर्थात ऊंचा बड़ा बन जाए। तो मान लेते हैं इस मीनार को हम इतना और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं इसका कोण। तो यहाँ से तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा था, लेकिन अब वहां पर ये कोण बनाएंगे तो ये 30 डिग्री की बजाय कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, अर्थात 60 डिग्री बना दिया। तो ये कोण बन गया 60 डिग्री। तो वो भी उन्नयन कोण है, इसलिए नीचे से बनेगा उन्नति करता हुआ। ये 30 डिग्री, वो 60 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पर हमने ये ऊंचाई बढ़ाई इस मीनार की, इतना ऊंचा कर दिया। इसका माप कितना है ये हमें याद करना है कि ये कितनी और ऊंची कर दी मीनार। 30 डिग्री से 60 डिग्री बनाने के लिए कितनी ऊंची और होगी, वो माप हमें प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न को पढ़कर, प्रश्न में जो सूचना दी गई है, क्वेश्चन में जो सूचना दी गई है उसके अनुसार हम एक अच्छा सा चित्र बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, जिससे हल करने पर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक 30 डिग्री के कोण वाला उन्नयन कोण वाला और एक 60 डिग्री के उन्नयन कोण वाला, थोड़ा बड़ा समकोण त्रिभुज। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर एक बात यहाँ पर सेम है, समान है, इक्वल है। क्या कि दोनों का जो नीचे वाला आधार है वो 120 मीटर है, नीचे की जो दूरी है बिंदु की आधार से वो 120 मीटर है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है लंबवत रेखा, वो सामने वाली रेखा। तो लंब और आधार का अनुपात जोड़िए, ये मैं कंफर्म कर दूं, आपको बता रखा है पहले से कि जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाली जो भुजा है वो कहलाती है लंब। तो ये लंब रेखा हो गई। और करण कैसा नियत रहता है, तो ये करण है, या ये यहाँ पर भी करण है। और बच गई तीसरी भुजा, ये है आधार, क्योंकि तीन ही भुजाएं होती है, लंब, आधार और करण। करण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। और लंब आधार का निर्धारण हम जो न्यून कोण दिया हुआ है उसके अनुसार करते हैं। तो
नीचे जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, और उसके बाद फिर तो ये पूरी भुजा क्या हो गई, ये पूरी भुजा भी बड़े त्रिभुज के अंदर क्या हो गई, बड़े त्रिभुज के अंदर ये लंब हो गई उसकी। तो यहाँ पर हम दोनों समकोण त्रिभुजों को अलग अलग चित्र बनाकर हल करेंगे। अब मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ, देखो वहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एन बिंदु, यहाँ पर ले लेता हूँ आर बिंदु। एन में आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कोई नाम तो दिया हुआ नहीं है कि आप ए बी सी लो या एक्स वाई जेड लो या पी क्यू आर लो या और कुछ लो, कुछ भी नाम नहीं दिया है। आप अपनी इच्छा से कोई सा भी नाम दे सकते हो। अगर आप रटे रटाया हुआ का नाम ए बी सी हमेशा या एक्स वाई दोगे, एक्स वाई जेड, तो वो ठीक नहीं लगेगा। चेक करने वाला ये समझेगा कि छात्र ने रट रखा है, तो आप अपनी इच्छा से कोई भी नाम दे दो, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हुआ है कि वो ए बी है, बी सी है या एक्स वाई जेड कुछ है, तो फिर आपको वही नाम देना है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये सी बिंदु है, टॉप अंतिम बिंदु। अब इन दोनों समकोण त्रिभुजों को यहाँ पर अलग अलग बना लेते हैं। तो यहाँ पर बना लेता हूँ ये बड़े वाला एक समकोण त्रिभुज को, ये समतल पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ये आर है, यहाँ पर वही बी बिंदु है, और इस टॉप से इसको मिलाते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है, अन्य कोण। यहाँ पर ये जो माप है इसकी दे रखी है 120 मीटर, तो 120 मीटर हो गई। हमें ये एच ज्ञात करनी है, मान लेते हैं पूरी एच मीनार की ऊंचाई। फिर हम ये छोटे वाला जो समकोण त्रिभुज है वो बनाते हैं। तो ये छोटे वाला समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, वही ये लंबवत मीनार की ऊंचाई जो 30 डिग्री का कोण बन रहा था वो ऊंचाई, और ये वही बिंदु है बी, ये बी बिंदु, ये आर बिंदु, और यहाँ पर मैंने लिया है एन बिंदु। ये कोण बन रहा था पहले पहल कितना 30 डिग्री, प्रारंभ में 30 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन जब ऊंचा कर दिया मीनार को, यहाँ से ऊपर बढ़ा दिया तो वो 60 डिग्री हो गया था। यहाँ पर नाम टी बिंदु दिया है तो टी के नाम, यहाँ पर एन बिंदु दिया है, यार है ये समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे दो समकोण त्रिभुज बन गए। ये कर्ण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब रेखा है, और बाकी भुजा बच गई आधार, ये आधार रेखा है, और ये माप भी वही है जितना उसमें दिया हुआ है, अर्थात 120 मीटर, ये 120 मीटर है। तो इसके अंदर भी वही ये लंब रेखा है जो एच पूरी, और ये बच गई आधार, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब मानते हैं, बाकी आधार और कर्ण तो हमेशा नियत रहता है, सबसे बड़ी भुजा ये बदलती नहीं है किसी भी कोण के अनुसार। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज हो गए, एक तो ये और एक ये। देखो बहुत ही इजीली क्वेश्चन बन गया ये। आप यहाँ पर आराम से इस त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कर सकते हो। एक भुजा दी हुई है, एक कोण दिया हुआ है, तो भुजा और इस कोण के आधार पर आप ये लंब रेखा ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर एक कोण, एक न्यून कोण और एक भुजा चाहिए, बाकी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये टी आर ज्ञात करना है। कर्ण से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कर्ण के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया है कि कर्ण कितना है, ये दूरी नहीं पूछी गई है, तो इसको छोड़ो। हमें ये लंब और ये आधार का अनुपात जोड़कर लंब रेखा ज्ञात करनी है। तो पहले हम प्रारंभ में टी आर बी, ये टी आर बी जो समकोण त्रिभुज है वो ले लेते हैं। तो हल करता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए समकोण त्रिभुज टी आर बी में क्या लेना है, साइन लेना है या कोस लेना है या टेन लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, या कॉट सेक कोसेक, ये निर्धारित होता है इन दी गई मापों के आधार पर। कौन सी माप, अर्थात लंब आधार में से क्या दिया हुआ है और कौन सा हमें ज्ञात करना है। लंब आधार और कर्ण में से कौन सा माप दिया हुआ है और कौन सा माप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज के अंदर आधार दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है लंब। आधार और लंब का अनुपात हमें जोड़ना है। तो त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं उनमें से आधार और लंब या लंब और आधार का अनुपात किस में पाया जाता है। तो आप जानते हो इस शॉर्ट ट्रिक से LAL बटे KA। हमें यहाँ पर अनुपात जोड़ना है आधार और लंब का।
आधार और लंब या लंब और आधार का अनुपात पाया जाता है टेन में या कोट में, क्योंकि साइन कॉस टेन, टेन का मतलब होता है लंब अनुपात आधार, या फिर कोट, कोट का मतलब होता है आधार अनुपात लंब, कोट से कोसेक। तो हमें यहाँ पर ये अनुपात जोड़ना है, लंब अनुपात आधार या आधार अनुपात लंब। तो आप चाहो तो टेन ले सकते हो या फिर चाहो तो कोट ले सकते हो, तो मैं टेन ले लेता हूँ। तो इस TRB में टेन, टेन कौन से डिग्री का, कौन से कोण का डिग्री मान लेना है B, तो पहले मैं B लिख देता हूँ, टेन B बराबर। अब टेन का मतलब होता है क्या अनुपात, वो बता देता हूँ। टेन का मतलब होता है लंब अनुपात आधार, तो ये लंब अनुपात आधार हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम कोमा लगा देते हैं और यहाँ पर माप करते हैं टेन B, टेन और B का मतलब B कोण कितना डिग्री है TRB त्रिभुज में, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बराबर लंब रेखा इसमें कौन सी है, कोण के सामने वाली भुजा TR, तो ये TR हो गई लंब रेखा, बटे हुए आधार क्या है इसमें RB, आधार 120 मीटर, तो ये RB। अब हम इनका मान रखते हैं, टेन 60 का मान, टेन 60 का मान त्रिकोणमिति की जो अनुपात वाली सारणी है जो प्रारंभ में बताई थी उसके अंदर आपको देखना है, जो आपको याद होनी चाहिए, या फिर आपको ये सारे मान मौखिक भी याद होनी चाहिए। तो टेन 60 का मान होता है √3 या √3 बटे हुए 1। तो हम यहाँ पर टेन 60 का मान रखेंगे √3 बटे हुए 1 बराबर, ये बराबर TR अर्थात ये पूरी ऊंचाई मीनार की पहले से और बढ़ाई गई पूरी, तो वो तो हमें ज्ञात करनी दी, तो ये हम क्या कर देते हैं TR लिख देते हैं, तो ये लो TR ऐसे कैसे RB का मतलब नीचे आधार यहाँ पर दिया हुआ है 120 मीटर दूर, तो ये 120 मीटर हम लिख देंगे। अब देखिए हम ऐसे वजन गुना करेंगे तो TR 1 से गुना होकर TR हो जाएगा, तो ये TR बराबर 120 मीटर √3 से गुना होगा तो 120 √3 मीटर बन जाएगा। ये आपका TR का मान आ गया। और बड़े समकोण त्रिभुज के अंदर हमने पूरी लंबवत ऊंचाई ज्ञात कर ली, जिसके अंदर ये लंबवत ऊंचाई भी आ गई और जो बढ़ी गई थी वो माप भी दोनों मिलकर आ चुकी है। अब हम आते हैं इस समकोण त्रिभुज के अंदर, जो N R और B है उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर समकोण ट्रायंगल लिखना है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज TRB, तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं लिखा था तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर हर बात स्पष्ट होनी चाहिए, जरूरी है। जितना आप स्पष्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, अंक अच्छे मिलेंगे, इसलिए स्पष्टीकरण बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए। तो अब मैं लेता हूँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा NRB, ये सेकंड नंबर का समकोण त्रिभुज, अर्थात ये समकोण त्रिभुज जो यहाँ पर छोटे वाला है 30 डिग्री का जो नियन कोण बन रहा है वो समकोण त्रिभुज लेता हूँ। तो समकोण त्रिभुज NRB, इसमें कौन सा अनुपात जोड़े, तो इसमें देखिए वही आधार दिया हुआ है 120 मीटर, ये 120 मीटर आधार दिया हुआ है, और यहाँ पर भी हमें ये लंब रेखा ज्ञात करनी है, अर्थात NR ज्ञात करनी है। तो लंब और आधार वही tan में होता है, साइन कॉस tan, tan का मतलब अनुपात आधार, तो tan लगाना है, तो हम लिख देते हैं tan। अब tan कौन सा कोण, वही tan B कोण, इस B कोण के अनुसार वही लंब अनुपात आधार, हम यहाँ पर अनुपात जोड़ेंगे तो लंब अनुपात आधार, और अब हम क्या करेंगे tan B का मान रखेंगे, इसमें B का मान कितना है 30 डिग्री है, तो ये tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है इस त्रिभुज के अनुसार NR, तो ये NR रख देंगे बटे हुए आधार RB है वही इसकी तरह, तो ये RB। अब हम इनका माप रखेंगे, tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है cot
जो 60 है वो, क्योंकि ये पूरे कोणों का संबंध पाया जाता है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, जो आपको उस त्रिकोणमिति के अनुपातवाले सारणी में इस तरह से याद करना है या याद कर लिया होगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ये आपको याद होना चाहिए। nr याद करनी है, इसलिए इसको nr नाम देने देते हैं। और बटे नीचे rd तो आपको पता है आधार दिया हुआ है 120 मीटर, क्योंकि 120 मीटर की दूरी पर था वो बिंदु आधार से, मीनार के आधार से, तो 120 मीटर दूर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर nr/√3 आपस में ये गुणा हो जाएंगे, nr और √3 गुणा करेंगे तो, और 120 1 से गुणा होगा तो ये 120 मीटर। हमें nr का मान निकालना है, तो √3 को उधर ले जाएंगे, इधर गुणा हो रहा है तो √3 इधर गुणा हो जाएगा, उधर भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इधर बच जाएगा कौन, nr, ये तो nr बराबर उधर है 120 मीटर, 120 मीटर में √3 का भाग लगेगा, ये समझ जाएगा। तो ये 120 मीटर बटे √3। हम यहाँ पर जो 3 है उसका परिमेयकरण कर लेते हैं, अर्थात हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। √3 से ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि फिर हमें क्या करना है, इस पूरी ऊंचाई में से नीचे वाली ऊंचाई हमें क्या करनी है, घटानी भी तो है ना, किनारे की बढ़ाई गई ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो इस पूरी ऊंचाई में से जो भी अभी हमने ज्ञात किया 20/√3 है, 120/√3 है, उसमें से ये हम घटा देंगे तो ऊपर वाली बच जाएगी, वो रह जाएगी। अब ये घटाने के लिए हमें ये पाना, तो यहाँ पर √3 जो है उसका परिमेय करेंगे, तब घटाने में आसानी होगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे रखकर भी घटा सकते हो अगर आपकी क्षमता है तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ जिससे आगे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, nr बराबर 120 मीटर √3 और बटे में भी √3 गुणा √3। अब देखिए nr अर्थात इस सम को आपका लंब आ गया 120 √3 मीटर बटे में √3 हो जाएगा √9। कहने का मतलब √9 का वर्गमूल होता है 3, तो कहने का मतलब 3 हो जाएगा, √, हट जाएगा, तो √3 केवल ओनली 3 हो जाएगा। 3 का भाग 120 में अच्छी तरह से जाता है, क्योंकि 1 2 3 है, 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर हम 3 से काट देते हैं। ये nr बराबर देखिए 3 का भाग गया 12 में 4 बार, और 0 है तो 40, 40 से 40, 40 गुना 80 और 40 दिया 120, तो 40 बार गया, 40/√3 मीटर आ गई इस पहले वाली मीनार की ऊंचाई, प्रारंभ में जो मीनार थी उसकी ये ऊंचाई, ये आ गई 40/√3 मीटर, और ये पूरी आई थी 120/√3 मीटर, ये थी 120/√3 मीटर। अब देखिए आपसे ये पूछा गया है कि मीनार को कितना ऊंचा बढ़ाएं, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, कितना ऊंचा बनाएं, इसको और आगे कितना बढ़ाएं कि वही उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाए। तो हमने कितना ऊंचा बना दिया, इसको कितना और ऊपर आगे बढ़ा दिया, तो ये बढ़ाएगी ऊंचाई, अर्थात ये पूरी जो ऊंचाई है इसके अंदर से हम ये याद कर लेंगे, इसको हटा देंगे तो वही बचेगी। तो इस सारी ऊंचाई में से आप ये बता दो, बढ़ाई गई ऊंचाई आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं मीनार की बढ़ाई गई ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, पूरी PR माइनस NR, PR माइनस NR, NR यहाँ पर ज्ञात करेंगे, PR पहले ज्ञात कर ही लिया था तो कोई दिक्कत नहीं होगी, घटाने में हमारे पास मान है, कर देंगे ये और वो। तो देखिए यहाँ पर PR पूरी थी 120/√3 मीटर माइनस NR है कितनी 40/√3 मीटर। अब घटाएंगे
120 अंडर रूट में 40 अंडर रूट 3 गया, 120 अंडर रूट 3 में 40 अंडर रूट 3 गया, तो सीधा सा 120 में 40 गया तो 80 अंडर रूट 3 बच गया। या आप ऐसे कॉमन भी ले सकते हो। तो देखिए ऊंचाई किसको हम h नाम दे रखा है, h ये h यहाँ पर ऊपर वाली अर्थात h क्या tn है, बढ़ाई गई ऊंचाई, तो tn नाम दे देते हैं। मीनार की बढ़ाई गई ऊंचाई क्या है यहाँ पर tn के रूप में, तो ये tn बराबर इन दोनों में आपको देखो अंडर रूट 3 कॉमन है, तो ये अंडर रूट 3 कॉमन ले लेना है, ये अंडर रूट 3 यहाँ पर तो बचेगा 120, क्योंकि 3 अंडर रूट 3 बाहर चला गया, तो ये 120 माइनस यहाँ पर बचेगा 40, तो ये 40 इस प्रकार से कॉमन आ गया। 120 में 40 गया तो 80 बच गया। तो यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई आ गई 80 और बाहर गुणा है, ये तो 80 है और बाहर गुणा अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 मीटर। अब आपको पता है अंडर रूट 3 का मान एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर आंसर हो गया। लेकिन अगर हम अंडर रूट 3 का मान होता तो रख सकते हैं। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 गुना है मीटर, तो ये अंडर रूट 3 का मान रख दिया। आ रहा है समझ में, अंडर रूट 3 का मान है। चाहो तो आप यहाँ पर संकेत भी दे सकते हो कि चूंकि अंडर रूट 3 बराबर 1.732 ये लिख सकते हो, अच्छा रहेगा। आगे देखिए 80 को इससे गुणा करना है, तो ये 0 लगा देता हूँ मैं, 0 तो लग गया। अब मैं 8 से गुणा करता हूँ, 8 गुणे 16 का 6 हासिल किए, 8 थी 24, 24 और 1 हासिल की थी 25 हासिल की, तो 8 के साथ 56, 56 और 2 57, 58 का 8 हासिल की 5, 8 एकम 8 और हासिल की 5 13, ये 13 है। 10 नंबर लगाना है आपको, 3 अंक छोड़कर, तो 1 2 ये 3 अंक छोड़कर आपको 10 नंबर लगा देना है। तो देखिए 120 अंक रूट 3 पूरी मीनार की ऊंचाई थी, इसमें हमने 40 अंक रूट 3 घटाया तो बच गया 80 अंडर रूट 3, 80 अंडर रूट 3, 80 गुणा अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, इसका मतलब 80 को हम 1.732 से गुणा करेंगे, तो ये 0 तो लगा दिया। अब 8 से गुणा करना है तो 8 दूनी 16, 8 थी 24 और 1 हासिल की 25, 8 7 56, 56 और 2 हासिल की 57, 58 हासिल की 5, 8 8 और 5 13, तो 138.5 मीटर आ गई मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बढ़ाई गई मीनार की ऊंचाई बराबर इतनी 138.56 मीटर, और ये आपका हो जाएगा उत्तर। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई मिस्टेक की हो मैंने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आप अगर सही ढंग से मान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सही ही आएगा। हो सकता है मुझे नहीं पता है कहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाए तो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ईजी है, जो समझ में आना चाहिए। कि हम क्या करेंगे, एक तो बड़े समकोण त्रिभुज के अंदर पूरी लंबवत ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, और एक छोटे समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंबवत ऊंचाई थी प्रारंभिक मीनार की वो ज्ञात कर लेंगे, और पूरी मीनार की ऊंचाई में बढ़ाई गई और पहले से थी उस पूरी मीनार की ऊंचाई में से पहले कितनी मीनार की ऊंचाई थी वो घटा देंगे, अर्थात माइनस कर देंगे। तो एक्स्ट्रा जो ऊंचाई थी बढ़ाई गई थी वो आ जाएगी, जो बहुत ही इजीली काम है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था कि एक अपूर्ण मीनार थी, अर्थात पूरी मीनार नहीं थी, पूरी तो हम जब बढ़ाएंगे वो तब बनेगी। एक अपूर्ण मीनार थी, उसके आधार से 120 मीटर दूर, आधार से 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण है, नीचे जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा कर दे कि जो वो 30 डिग्री का कोण है वो बढ़कर 60 डिग्री का कोण बन जाए, अर्थात 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो जाए। तो हमें थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा और मीनार को बढ़ाना पड़ेगा ऊपर, तब जाके वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि बड़ा कोण बनाने के लिए ऊंचा करेंगे तभी ऊंचा झाँकना पड़ेगा।
तो इसका मतलब कितनी ऊंचाई हम मीनार की बढ़ाएं कि वो 30 डिग्री वाला कोण हो जाए कितना 60 डिग्री का। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नीचे आधार तो दे ही रखा है कितना 120 डिग्री, और प्रारंभ में जो मीनार थी जिससे 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा था उसमें हम 30 डिग्री के माप के अनुसार और आधार 120 मीटर के अनुसार लंब रेखा ज्ञात कर लेंगे आराम से, जो 40 सेंटीमीटर 3 मीटर आ जाएगी। अब जो बड़ा समकोण त्रिभुज बनता है जब ऊंचाई को बढ़ा देते हैं, मीनार की ऊंचाई को और ऊपर कर देते हैं, तो उन्नयन कोण उस बिंदु से कितना बनता है 60 डिग्री, और नीचे वाला आधार 120 मीटर है तो 120 मीटर और उस 60 के अनुसार हम मान रखेंगे तो ये लंबवत ऊंचाई आ जाएगी 120√3 मीटर। 120√3 मीटर में से आप 40√3 मीटर तो घटाओगे क्योंकि वो तो पहले से ही थी ऊंचाई, वो थोड़ी बढ़ाई थी। प्रारंभ में जो मीनार की ऊंचाई थी वो 40√3 मीटर तो थी, बाकी बढ़ी कितनी ऊंचाई वो ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ी गई है। तो इस पूरी में से सारी में से आप 40√3 घटा दो 120√3 में तो बच जाएगा 80√3। तो 80 गुणा √3, 80 को आप 1.732 अर्थात जो √3 का मान है उससे आप क्या कर दो गुणा कर दो, तो आ जाएगा 138.56 मीटर मीनार की ऊंचाई। एक बार फिर से देखो, प्रारंभ में यहाँ पर मीनार का टॉप था और ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा था, तो मैंने ये चित्र बनाया, यहाँ पर 120 मीटर दे दिया, ये उन्नयन कोण था। फिर मीनार को जब ऊंचा कर दिया बढ़ा दिया तो वही उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो गया इस कर्ण के साथ में, तो यहाँ पर टॉप चला गया। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो TRB पूरा जिसके अंदर आधार 120 मीटर कोण 60 डिग्री, ये हमें याद करना है। एक छोटा समकोण त्रिभुज जो प्रारंभ में मीनार की ऊंचाई थी 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाना था वो NRB नाम दे दिया हमने। 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, नीचे आधार 120 मीटर दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम याद कर लेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में पहले मैंने आधार और कोण के अनुसार ये लंब रेखा ज्ञात कर लीजिए 120√3 मीटर आ गई, और फिर इस NRB त्रिभुज के अंदर 30 डिग्री और 120 मीटर के अनुसार मैंने ये लंब रेखा ज्ञात कर ली जो 40√3 आ गई। पूरी में से 40 पूरी 120√3 में से मैंने 40√3 घटा दिया तो 80√3 मान आ गया जो बढ़ाई गई मीनार थी उसका, और 80 को √3 से जब गुणा किया, √3 के मान से गुणा किया जो 1.732 होता है उससे गुणा किया तो आ गया 138.56 मीटर मीनार की ऊंचाई। तो ये मीनार की ऊंचाई आ गई। ये क्वेश्चन था आपके पिछले साल आया हुआ बोर्ड में 2019 में, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आप अगर इसको समझोगे ध्यान से हल करोगे रफ कॉपी के अंदर तो ये आराम से आपको आ जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई यहाँ पर हमारे से मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस प्रकार से हमने समझाया है वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हल ये आंसर तो किसी और क्वेश्चन में अलग तरीके से निकालने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो हल करने का तरीका है जो आता है। बाकी क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझते हो तो आप हल भी कर लोगे, और अगर आप क्वेश्चन को समझते हो और ये हल करना जानते हो तो फिर आप अन्य क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रटा हुआ काम हो जाएगा। और रटे हुए क्वेश्चन में अगर कुछ भी मान बदल जाता है तो फिर हल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप कृपा करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना कि ये है क्या, किस प्रकार से इसको हल करना है, फिर आप आराम से सही आंसर निकाल लोगे। या इसके भी आप कंफर्म करना कि आंसर सही है या नहीं है, आप अपने हिसाब से जब निकालोगे रफ में तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब मैं इस ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जो बोर्ड 2019 वाला है। 2019 में मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था, 2019 में क्या 2007 में एक क्वेश्चन बताया था, उसी की तरह का एक क्वेश्चन है। तो वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसको मिटान देता हूँ। ये लीजिए, ध्यान से समझना और कोई मिस्टेक मत करना, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को हल करना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब 2007 वाला क्वेश्चन था वैसा होगा वो तो नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया बोर्ड 2019 में। तो अगर हम ज़्यादातर क्वेश्चनों को देखें तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर रिपीट वैसे के वैसे नहीं होते तो थोड़ा सा मान चेंज करके उस प्रकार से इसको बदल देते हैं। बाकी होते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन जो प्रारंभ में हमने हल किए हैं, जो पिछली बोर्ड के अंदर आए हैं वही अगली बोर्ड में थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा मान चेंज करते हैं। बाकी अगर कोई छात्र समझ के करता है क्वेश्चनों को तो फिर वो आराम से हर प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं 2019 वाला क्वेश्चन लेता हूँ, sin थीटा बटे a प्लस cos थीटा। देखिए
सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे हुए साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे हुए साइन थीटा। तो ये लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पर 2 कोसेक थीटा, जो आपको पता होना चाहिए कि वो 2007 के अंदर जब आया था तो उसमें था cos थीटा बटे हुए 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, cos थीटा बटे हुए 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे हुए cos थीटा बराबर था 2 sec थीटा, जो आया था BSER 2007 और PNE 2013 नंबर एग्जामिनेशन 2013 में आया था, जो आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझा दिया, बता दिया। अब उसी के अनुसार जो क्वेश्चन था वो बोर्ड 2019 में दे दिया, ये दे दिया BSER 2019 था पिछले साल ये क्वेश्चन बोर्ड में बनाकर दे दिया। देखो वही उसी प्रकार का क्वेश्चन बनाया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है अलग। cos की जगह कर दिया साइन, और यहाँ पर साइन की जगह कर दिया cos, और यहाँ पर जो sec था उस 2007 वाले में, उसमें 2019 वाले में क्या कर दिया, cosec कर दिया। तो आप इसको शायद समझे होंगे, पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा होगा, समझाया होगा। उसी के टाइप के अनुसार हमें इसको भी सिद्ध करना है, लेकिन है ये अलग है, इसी प्रकार का, लेकिन अलग प्रकार से ये हल होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको वो समझाता हूँ, क्योंकि तो आपके पिछले वाले वीडियो में समझाया हुआ है। तो इसको मिटा देते हैं और देख लेना एक बार, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लेना। तो इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। तो पहले हम इसका लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये तो बराबर है, इसके एक तरफ LHS होता है, एक तरफ RHS होता है, ये 2 पक्ष होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, दोनों में से जटिल पक्ष होता है उसको हम लेकर सिद्ध करते हैं, सरल करते हैं, और जो सरलतम पक्ष होता है, नॉर्मल जो पक्ष होता है, उसको ले आते हैं। तो मैं ये ले लेता हूँ, इधर है अर्थात LHS लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा कौन सा प्रतीक है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन कोस तो ऑलरेडी है ही, इन दोनों का हमें क्या करना है, लघुत्तम लेना है इन दोनों का। तो लेसे लेते हैं LCM, जिसे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। तो ये दोनों ही आपस में क्या करेंगे, गुणा में ले लेंगे, जो लेस हो जाएगा। तो साइन थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा, ये लेस हो गया, लघुत्तम हो गया। अब वही नेम लेसे लेने के बाद में भिन्न के हर का भाग देकर देखते हैं, जितनी बार जाता है उसको भिन्न के अंश से गुणा कर देते हैं। तो वही काम यहाँ पर करना है, हम 1 प्लस कॉस का भाग देंगे इस लेसे के अंदर, तो 1 प्लस कॉस तो कट जाएगा जब भाग देकर देखेंगे, तो बचेगा क्या, साइन, साइन को साइन अंश से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आगे प्लस तो एक प्लस लगा देंगे। इसके हर में है साइन थीटा, साइन थीटा का इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस बचेगा, उसको अंश से गुणा करना पड़ेगा, जो अंश है 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से गुणा करना पड़ेगा इससे। तो ये लीजिए 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से गुणा करते हैं, तुम समझदार हो, 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं, आप 2 घात लगा दो, स्क्वायर कर दो, तो ऐसे ही स्क्वायर भी कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो 1 प्लस कॉस गुणा 1 प्लस कॉस कर सकते हो, और गुणा कर सकते हो जैसे गुणा करते हैं। अब देखिए हम इसको सही करेंगे, ये बन गया 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, जो सब्सट्रैक्ट का रूप लिया इसमें कौन सी, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो सरसमीका है इसके अनुसार इसको खोलेंगे। अगर आपको इस सरसमीका के अनुसार खोलना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 प्लस कॉस को 2 बार लिख लो और 2 बार लिख के गुणा कर लो, वही मान आएगा जो सरसमीका से मान आएगा। सरसमीका से मान आसानी से जल्दी से आने के लिए हम सरसमीका का उपयोग करते हैं, अन्यथा अगर सरसमीका का उपयोग न करें तो भी वही मान आएगा। लेकिन ये 1 प्लस कॉस से गुणा होगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी दोनों काम सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर को खोलता हूँ, तो a की जगह तो है 1 और b की जगह क्या है, कॉस है, तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 का वर्ग प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बाकी ऐसे कैसे साइन स्क्वायर ऐसे कैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए का रूप है और ये बी का रूप है और होल स्क्वायर को वहाँ पर देखिए ए स्क्वायर एक ही जगह कौन है 1 तो ये 1 का वर्ग प्लस इन दोनों का दुगुना आकार तो ए और बी को दुगुना करेंगे डबल ए और बी की जगह जो है उनको दुगुना करेंगे तो 2 गुना 1 गुना cos तो ये 2 a और b की जगह है cos थीटा भी 2a भी हो गया प्लस b स्क्वायर b की जगह कौन है cos तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। आया समझ में? इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो और अगर नहीं करते तो आप गुणा करके देख लो वही मान आएगा जो मैं अभी आपको गुणा करके भी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे है साइन थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा जो हमने लाइक से लिया था। अब इसको सरल करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 गुना 1 गुना कॉस थीटा तो इसका हो जाएगा 2 कॉस थीटा ये 2 कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में है साइन थीटा गुणा 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए आप अगर इसको सरल समीकरण से नहीं खोलते हो तो मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ 1 प्लस cos थीटा गुणा 1 प्लस cos थीटा अर्थात 2 बाहर है तो 2 हमारे दिख रहे से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहले इसको इससे गुणा करना होगा 1 को 1 से ये दोनों से गुणा होगा तो पहले 1 से करते हैं 1 एकम 1 फिर इस 1 को cos थीटा से भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि cos के अंदर दोनों ही है तो दोनों से गुणा करना पड़ेगा 1 से 1 को cos से करेंगे तो प्लस का 1 cos थीटा तो ये 1 तो दोनों से हो गया। अब इस cos को करेंगे पहले इस cos को 1 से गुणा करेंगे तो cos एकम cos तो 1 प्लस का cos थीटा फिर इस cos को उस cos से भी गुणा करेंगे इसी की तरह दोनों से तो cos स्क्वायर थीटा और ये देखिए 1 प्लस 1 cos थीटा और 1 cos थीटा मिलकर जोड़कर हो गया 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए आप 1 प्लस 2 cos प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस 2 cos प्लस cos स्क्वायर वही मान आ गया। तो ये था यहाँ पर ये देखो तो सरल समीकरण से खोले तो भी वही मान आया है गुणा किया 2 बार लेकर तो भी वही मान है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो लेकिन अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट छात्र हो तो मेरी सजेशन के अनुसार आपको सरल समीकरण से खोलना चाहिए जिससे चेक करने वाले पर थोड़ा इफेक्ट हो वो थोड़ा प्रभावित हो और आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानकर थोड़े अच्छे नंबर दो और बाकी क्वेश्चन में भी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्वेश्चन को हल करते समय। तो ध्यान देता हूँ इसको समझ में आ गया हो बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को पास में लिखते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है वो सरल समीकरण के अनुसार हल हो जाएगा। तो इसमें मैं पास देता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बच गया 1 प्लस 2 कॉस यहाँ पर 1 प्लस 2 cos थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा और साइन प्लस cos मैंने पास लिख दिया। नीचे देखो साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान आप जानते हो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 सरल समीकरणों के अंदर पढ़ाने में मैंने बताया था ये इनको सिद्ध करके भी बताया था मान निकाल के। तो उसके अनुसार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो ये 1 हो गया हट गया और 1 आ गया 1 प्लस 2 cos थीटा और बटे में है साइन थीटा cos तक 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2 गया तो ये हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा 2 cos थीटा और बटे में है साइन थीटा गुणा 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पर गुणा का निशान नहीं लगा तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि गुणा नहीं है गुणा ही है के बाहर और अंदर है तो गुणा ही होती है। अब यहाँ पर इन दोनों में देखो 2 कॉमन है वही 2007 वाले क्वेश्चन की तरह वहाँ पे भी 2 कॉमन था तो ये 2 कॉमन ले लेता हूँ ये 2 कॉमन किया तो यहाँ पर तो बचा 1 ये 1 क्योंकि 2 एकम 2 है 2 एकम 2 2 ही तो है तो 1 बच गया प्लस 2 cos में कॉमन लिया तो बच गया क्या cos थीटा और बटे में आते हैं तो
तो ये है साइन थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसी 2007 वाले क्वेश्चन की तरह ये कट गया, वहाँ पर 1 प्लस साइन कटा था, यहाँ पर प्लस कॉस कट गया, वहाँ पर यहाँ पर 2 बटे कॉस होता था उसमें, इसमें 2 बटे साइन कट जाएगा। तो ये और ये कट जाएंगे और आपके पास बचेगा 2 बटे साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं 2 गुना 1 बटे साइन थीटा। तो 1 2 बटे साइन और 2 बटे साइन है। अब देखिए 1 बटे साइन का मान कितना होता है। आपको त्रिकोणमिति की जो सारणी प्रारंभ में समझाई थी उसमें मैंने वैध क्रम के बारे में बताया था निशान लगाकर कि ये साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, टेन बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये वैध क्रम का जो संबंध था वहाँ पर मैंने सिद्ध करके भी बताया था और समझाया था। तो 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कोसेक थीटा लिख सकते हैं 1 बटे साइन की जगह। तो ये हो गया 2 गुना 1 बटे साइन का मतलब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अर्थात 2 कोसेक आ गया 2 गुना लगाओ चाहे मतलब लगाओ कोसेक थीटा, और 2 गुना कोसेक थीटा आने का मतलब आपका ये राइट हैंड साइड जो पक्ष है वो आ गया। अतः यहाँ पर LHS बराबर RHS दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ये आपकी सब्सिडी का सिद्ध हो गई, इक्वेशन सिद्ध हो गया। तो ये इसे भी सिद्धम लिख देते हैं लास्ट में, ये भी सिद्धम हो गया। तो समझ में आया होगा इस करने वाला प्रश्न बहुत ईजी है। एक बार और बताऊँ मैं आपको, क्वेश्चन है कॉस थीटा ये साइन थीटा बटे हुए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे हुए 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो जो साइन थीटा बटे हुए 1 प्लस कॉस थीटा बटे हुए 1 प्लस कॉस थीटा बटे हुए साइन थीटा है, ये पक्ष लेते हैं हम और इन दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं। तो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का दोनों का लघुत्तम आएगा साइन गुणा 1 प्लस कॉस, तो ये साइन गुणा 1 प्लस कॉस आ गया। लघुत्तम लेने के बाद में हम हर का भाग देकर देखते हैं, 1 प्लस कॉस का भाग देते 1 प्लस कॉस तो कट गया, बच गया साइन को उसी दिन के अंश से गुणा करेंगे साइन से, तो साइन इसका रह जाएगा ये प्लस प्लस, फिर से साइन प्लस साइन गुणा 1 प्लस कॉस में साइन का भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस को उसी दिन के अंश 1 प्लस कॉस से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर या 1 प्लस कॉस गुणा 1 प्लस कॉस हो जाएगा। अब आप जानते हो कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के अनुसार इसको विस्तार रूप दे देते हैं। तो इस प्रकार से होगा a स्क्वायर 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 1 गुणा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये है बटे में साइन गुणा 1 प्लस कॉस था जो लय से ताला उत्पन्न का। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को पास में लिख देते हैं, ये पास में लिख दिया और 1 का वर्ग 1 और ये 2 कॉस हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस का मान होता है 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, 1 प्लस 2 कॉस, तो ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस बटे साइन गुणा 1 प्लस कॉस आ गया। 1 और 1 भी करोगे या 2 एकम 2 और प्लस 2 कॉस, ये 2 कॉस बटे में है साइन गुणा 1 प्लस कॉस या साइन गुणा 1 प्लस कॉस। इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है तो मैंने ये 2 कॉमन ले लिया, तो बचा कोष्टक के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी साइन गुणा 1 प्लस कॉस थीटा है, दोनों 1 प्लस कॉस ऊपर नीचे गुणा है दोनों में आंसरों में, तो 1 प्लस कॉस कट गया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये ऐसे नहीं करता है, गुणा नहीं करते हैं। बचा 2 बटे साइन, आता 2 बटे साइन का मतलब 2 गुणा 1 बटे साइन, लेकिन 2 एकम 2 बटे साइन, तो 2 गुणा 1 बटे साइन, 1 बटे साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा, अर्थात साइन का वैध क्रम कोसेक थीटा के बराबर होता है। 1 बटे साइन का मतलब कोसेक थीटा होता है, कोसेक, तो यहाँ पर हम कोसेक ही देते हैं। तो ये हो गया 2 गुणा कोसेक का मतलब 2 कोसेक, और 2 कोसेक आने का मतलब आपका जो राइट हैंड साइड पक्ष था आपके जो क्वेश्चन में सिद्ध करने वाले में वो का वही पक्ष यहाँ पर आ गया, तो ये प्रश्न बिल्कुल सिद्ध हो गया। इसका मतलब इसके दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS और RHS इज इक्वल टू हो गए, तो ये यदि सिद्धम हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो आपके समझ में आए होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, लेकिन इतने सारे क्वेश्चनों को बताएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, काफ़ी समय निकल जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि 2-4 क्लास और ले जिनमें ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन और ले लें अच्छे, और फिर ये आशा कर ले कि आप ऐसे प्रश्नों को खुद सिद्ध कर लोगे और कोई दिक्कत आए तो हमें पूछोगे, फिर हम आगे
नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई जो पॉइंट है, नई जो प्रश्नावली है, वो चैप्टर हम शुरू करने की सोच रहे हैं। तो आप इस त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर करना, ये हम आशा करते हैं। अगर इन क्वेश्चनों में समझाने में कोई मिस्टेक हो तो अपने स्तर पर सुधारना, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो हमारे से आके डिस्कस करना व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से। और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। आप ये जो वीडियो हम बनाते हैं और ऑनलाइन जो यूट्यूब पर आपको प्रसारण देते हैं, उसमें जो बेल आइकन है आप उसको दबाया करो, जिससे कि उसका जो नोटिफिकेशन है डालते ही वो आपको मिल जाए। और साथ साथ सब्सक्राइब भी किया करो इस चैनल को, जिससे कि आपको समय समय पर सूचना मिल जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैसे भी संपर्क करके आप इन सभी ऑनलाइन क्लासों के वीडियो को आप देखा करो, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। और जो ये छुट्टियों का टाइम चल रहा है उसके अंदर आप अच्छी तरह से इसको काम में ले सको। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद इसी आशा के साथ। ओके।